Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So yesterday we solved half of the paper, test paper, based on chapter application of derivatives. ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस कर लिए थे out of 6. So today we will solve the remaining 3 questions. Although they are very easy, इतने ज्यादा लेंथी नहीं है. आपने चीज नोटिस करी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से थे. केवल एक फर्स्ट क्वेश्चन का ये वाला पार्ट छोड़ दें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये वाला पार्ट छोड़ दें तो बाकी सब कुछ मैक्सिमम मिनिमा. दिस वाज आल्सो फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमा. इसमें आपको एरिया मैक्सिमम करना है, इसमें आपको सरफेस एरिया को लीस्ट करना था. नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, और यहाँ पे आपको सेमी वर्टिकल एंगल को क्या करना था, मैक्सिमम करके, और सेमी वर्टिकल एंगल को कोस इनवर्स 1/√3 प्रूव करना था. सेमी वर्टिकल एंगल को आपको ये प्रूव करना था और वॉल्यूम मैक्सिमम करना था. So all the 3 questions are from maximum, यानी half of the paper was from maximum minima. तो इस चैप्टर का जो भी वेटेज है, मान लो फॉर एग्जांपल चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स में से हाफ वेटेज कौन कैरी करता है, मैक्सिमम मिनिमा. और बचा हुआ हाफ वेटेज जो है उसमें बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, लाइक नॉर्मल एंड टेंजेंट्स, लाइक अप्रोक्सीमेशन से जो भी आपके आ रहे हैं, कटे नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना. तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स जो हैं वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन मैंने उन पार्ट का दिया था. फिफ्थ क्वेश्चन में दोनों पार्ट डिफरेंशिएट उसके हैं, अप्रोक्सीमेशंस के हैं. और सिक्स क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आज. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट टू द कर्व दिस which passes through the point this. Also find the equation of the corresponding tangent. सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल वाले क्वेश्चन में अपने को कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कर्व कहाँ है, टेंजेंट कहाँ है, नॉर्मल कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, ये सारी चीजें अपने को रफली समझनी होती है. तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एट ए पॉइंट दिस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. ठीक है. तो ये अपवर्ड पैराबोला है, अगर आपको नॉलेज है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एक पैराबोला की इक्वेशन है, और ये अपवर्ड साइड इंक्लाइंड पैराबोला है, लाइक दिस. यानी कि ये पैराबोला है लगभग ऐसा. ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते बट लगभग ऐसा. ठीक है, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. आगे बढ़ते हैं. विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2. अब सुनिए, इस कर्व पर एक नॉर्मल बनानी है. इस कर्व पर क्या बनानी है बेटा, नॉर्मल बनानी है. और वो नॉर्मल इस पॉइंट से पास होती है. ना तो कर्व इस पॉइंट से पास होता है, ना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. दोनों बातें नहीं है. इस पॉइंट से कौन पास हो रहा है, ये नॉर्मल पास हो रही है. तो बस यहाँ पे धोखा मत खा जाना, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मत मान लेना. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट. कोई दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एट ए पॉइंट. कोई तीसरा पॉइंट है एट ए पॉइंट, वो पॉइंट मुझे अभी हाल फिलहाल पता नहीं. उस पॉइंट पे जो भी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करो. और ये नॉर्मल इस 1,2 नामक पॉइंट से गुजरती है. तो अभी तक की कहानी ये है कि इस कर्व पे मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पता नहीं है कि कहाँ से नॉर्मल गुजरती है. तो आप कुछ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो. फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेट अस सपोज ये नॉर्मल गुजर रही है. नॉर्मल ऐसे ही गुजरेगी. टेंजेंट तो यूं गुजरती है, टेंजेंट तो यूं गुजरती है, और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल गुजरती है. तो लेट अस सपोज कि ये मेरी नॉर्मल है जो इस कर्व से गुजर रही है. इस नॉर्मल की इक्वेशन मुझे चाहिए. और एक इंफॉर्मेशन और है कि ये नॉर्मल किसी ऐसे पॉइंट से पास होती है जो गिवन है आपको 1,2. ये नॉर्मल इस 1,2 पॉइंट से पास होती है. अगर ये 1,2 ये वाला पॉइंट होता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता, तो मजा ही आ जाता. फिर तो बचता ही क्या, वहां से स्लोप निकालते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 गिवन ही हो जाता, और सीधे सीधे बस फॉर्मूला में पुट करते और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाती. बट थोड़ा सा इससे अगला स्टेप हमने क्या सीखा था ऐसे क्वेश्चंस में, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कर देता है मिसिंग, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा में और कोई दे देता है जहां से वो नॉर्मल गुजर रही है. ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, बाकी ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ कंसीडर करना पड़ता है. तो चाहो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 कंसीडर कर लो, चाहो तो h k कंसीडर कर लो. तो अभी के लिए मैं इसको x1 y1 कंसीडर कर लेता हूँ. ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. यहाँ तक कोई डाउट बोलो. जब तक अपन फिगर को नहीं समझ पाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन में, तब तक अपन करेक्ट आंसर ला ही नहीं सकते.
2 लाइन के उस क्वेश्चन में ये फिगर बनेगा, मतलब अंदाजन फिगर, अप्रोक्सीमेट फिगर ये बनेगा। एग्जैक्ट तो जब पूरा सब कुछ पता चले तब पता चले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स मार्क करना पड़े, लेकिन वो इतना हम क्यों करें, है ना। अप्रोक्सीमेट फिगर ये है हमारा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बोलो। ये 1,2 कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी हो सकता है, 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 यहाँ पर भी हो सकता है। ये नॉर्मल जहां से पास हो रही है उसमें कई एक पॉइंट है, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, या अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है भी सही तो उसकी हमको जानकारी नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है। तो जब तक जानकारी नहीं है तो हम उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि नॉर्मल एट ए पॉइंट लिखा हुआ है। एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल बनानी है, और ये पॉइंट की इंफॉर्मेशन कुछ अलग है। विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2, यानी नॉर्मल विल पास थ्रू द पॉइंट 1,2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो चलते हैं आगे की कहानी। अब कर्व गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसको सीधा कर देता हूँ मैं एक बार। कैसे सीधा करेंगे इसको? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4। चलो अब डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी एक्स। एक चीज हमेशा याद रखना कि टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन में डिफरेंशिएट हमेशा कर्व की इक्वेशन होगी। अगर किसी इक्वेशन में नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है या टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है तो वो किसी और पर्पस से गिवन है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। डिफरेंशिएट हमेशा क्या होगी? कर्व की इक्वेशन। एक ये हिंट लेके चलना हमेशा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 1/4 तो कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का क्या बनता है डेरिवेटिव? 2x। ये 2 टाइम्स कट गया तो आंसर आ गया मेरा x/2। अब dy बाई डी एक्स उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे चाहिए, तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को x1 y1 मान लूं, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी x1 y1, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी x1 y1। तो अब dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट क्या होगा वो निकालते हैं। dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो y तो वहां पे है नहीं, x जरूर है वहां पे, x/2, तो x की जगह x1 रख दो, x1/2। भाई जो आपका स्लोप आया है वो ओनली इन टर्म्स ऑफ x ही आया है, तो x1 y1 पुटअप करना है तो आप x की जगह x1 ही पुटअप कर पाओगे। ये आपका x1 y1 पॉइंट पर स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। आपको क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है, तो अब नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं पहले। नाउ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल at the point x1 y1, at the point x1 y1। ये कैसे निकालेंगे हम इसको? स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम जनरली mn से डिनोट कराते हैं। ये कैसे निकालेंगे? -1 बाय dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट एट x1 y1। तो ये हो जाएगा -1 बाय dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या है? x1/2 ही तो है, तो सॉल्व करेंगे 2 ऊपर जाएगा तो -2/x। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन बनाना है हमको, और इक्वेशन बना के फिर हमको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि नॉर्मल कहीं से पास करेगी, तो उसको भी यूज करते हुए x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमको फाइंड आउट करना है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था हमारे पास? y माइनस y1। याद है किसी को फॉर्मूला? स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1, यही फॉर्मूला है, बोलो। हाँ जी बताइए, यही फॉर्मूला है क्या? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। बोलो बच्चों। यस सर। दैट इज y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकाला था हमने? -2/x1 इंटू x माइनस x1। इसको सॉल्व कर देता हूँ। -2/x1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं अगर मैं, तो इट विल बी लाइक, या x1 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, चलो x1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1, और उधर -2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x। और थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाता है x1 इंटू वाई
माइनस x1 y1 इक्वल टू -2x -2 इंटू -x1 प्लस 2x1। ठीक है, इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहले x वाली टर्म लिखता हूं मैं। तो x वाली टर्म यहाँ पे कहाँ दिख रही है, देखो x वाली टर्म ये रही, इसको ले आओ पहले तो -2x विल बिकम प्लस का 2x। फिर y वाली टर्म कहाँ है, y वाली टर्म ये रही, इसको एज इट इज यहाँ लिख दो, प्लस x1y। और फिर कांस्टेंट टर्म्स बची हुई कौन कौन सी हैं, एक तो है -x1y1 प्लस 2x1 इधर आके बन जाएगा -2x1 इक्वल्स टू 0। देखो इसको इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो, ये तो है x वाली टर्म, ये है y वाली टर्म और ये पूरी है मेरी कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है x1 और y1। ये x1 और y1 आ जाए तो जैसे नॉर्मल इक्वेशन अपन बनाते हैं, जनरल इक्वेशन बनाते हैं स्ट्रेट लाइन की, वो बन जाएगी। बट x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिसिंग है ना बेटा, शुरू से गिवन नहीं है, हमने x1 y1 माना था इसलिए इक्वेशन भी x1 y1 में बन गई। अब कैसे पता लगाएं, तो हमको गिवन है कि ये जो नॉर्मल है ये किसी पॉइंट से पास करती है, जिस भी पॉइंट से ये पास करती है वो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो, बोलो। ये लाइन सपोज करो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन कुछ भी गिवन है और ये इस पॉइंट से 1,2 से पास करेगी, तो ये 1,2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, बोलो बच्चों, करेगा नहीं करेगा, बोलिए। Yes, sir. करेगा, तनीषा करेगा क्या, प्रियांशी, ओके। तो नाउ दिस normal line passes through, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है, बस x1 y1 चाहिए आपको, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, बन चुकी है आपकी, है ना। passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रही है वो लाइन, लेट अस सी 1,2 से पास कर रही है, ये बात हमको गिवन है। तो एक लाइन और लिख लेना, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो पुट कर दूंगा मैं, पुटिंग 1,2 इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द पॉइंट 1,2, पुटिंग 1,2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसको मैं पुटअप करता हूँ, वी विल गेट x की जगह 1 और y की जगह 2 पुटअप करो, 2x है तो x की जगह 1 यानी 2 इंटू 1 प्लस x1 इंटू y की जगह 2, x1 इंटू 2 और माइनस x1 y1 ये पॉजिटिव रहेगा, -2x1 इक्वल्स टू 0। गलती ये मत कर देना कि 1,2 को x1 और y1 की जगह मत पुटअप कर देना भैया, x1 y1 अलग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो, ये 1,2 अलग पॉइंट है। 1,2 को अब x और y की जगह पुट करना, जो जनरल इक्वेशन में x और y दिखाई देता है, जैसे 1 तो पुटअप होगा इधर x की जगह और 2 पुटअप होगा इधर y की जगह, ठीक है। 2 इंटू 1 और 2 इंटू x1, इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से x1 और y1 का एक रिलेशन निकल के आएगा, क्या, 2 इंटू 1 2 प्लस 2x1 माइनस x1 y1 माइनस 2x1 इक्वल्स टू 0। तो 2x1 माइनस 2x1 कट गया यहाँ से, तो रिलेशन क्या निकला हमारा, 2 माइनस x1 y1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y1 की फॉर्म में रिलेशन निकाल लेता हूं मैं, तो यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा, y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2/x1, इसको इक्वेशन 2 मार्क। y1 की वैल्यू हो गई 2 डिवाइडेड बाय x1, यही होगी ना, x1 y1 वहां चला जाएगा, माइनस x1 y1 उधर जाके प्लस x1 y1 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय x1। अब एक रिलेशन तो ये आ गया x1 y1 का, एक रिलेशन और चाहिए, उससे x1 y1 सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा x1 y1 तो कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चेक करो, x1 y1 तो कर्व पे लाई कर रहा है ना, 1,2 तो नहीं लाई कर रहा है कर्व पे, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये तो कर्व पे भी लाई कर रहा है,
तो ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। वहां से x1 y1 का दूसरा रिलेशन मिलेगा। दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल होगा, x1 भी सॉल्व हो जाएगा और y1 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड रिलेशन लिखता हूं नाउ, x1 y1 also lies on the curve, so it must satisfy the equation of the curve. तो पुट अप कर देता हूं मैं। सो putting x1 y1 in the equation of curve, in the equation of curve we get, तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल ली थी एक जगह, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना, इसमें पुटअप कर दो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 में हम जब पुटअप करेंगे तो y1 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। y1 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर बाई 4। इसको इक्वेशन थर्ड ले लो। अब इक्वेशन 2 एंड थर्ड को सॉल्व कर लो आपस में, तो x1 y1 सॉल्व हो जाएगा। देखो इक्वेशन 2 में y1 की क्या वैल्यू है, 2/x1। इक्वेशन थर्ड में y1 की क्या वैल्यू है, x1 स्क्वायर बाई 4। तो ये दोनों से y1 सेम हो गए, LHS सेम हो गए, तो RHS भी सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या है वहां से वैल्यू, पहले ये वाली लिख लो स्क्वायर वाली, x1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू x2/x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर से एक x1 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x1 का क्यूब हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो x1 का क्यूब अगर 8 है तो x1 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 सब समझते हो क्या होता है, 2। x1 सॉल्व हो गया, इसको चाहो तो 2 में पुटअप करो, चाहो तो थर्ड में पुटअप करो, वहां से y1 भी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 में पुटअप कर देते हैं, पुटिंग x1 बराबर 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 में y1 की क्या वैल्यू थी, 2/x1, तो उसमें x1 की वैल्यू 2 पुटअप कर दी तो 2/2 हो गई 1। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ चुका है आपका, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1, y1 has come out to be, x1 तो आया है 2, 1, यानी वो 2, 1 है वो पॉइंट जो मिसिंग है। अब एक बार आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दो, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन 1 में x1 y1 ही तो मिसिंग था, उसको इसमें पुटअप कर दो तो आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रिक्वायर्ड आ जाएगी। नाउ पुटिंग x1, y1 की जो वैल्यू आई है 2, 1 इन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी गेट, इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन 1 ही तो है, पुटअप करो उसमें 2, 1 x1 y1 की जगह पुटअप करना, अब xy की जगह मत करना। तो क्या थी 2x प्लस x1y, 2x प्लस x1 की जगह 2 पुटअप करोगे तो 2y, आगे है माइनस x1 y1, दैट मीन्स -2 × 1, आगे है लास्ट टर्म है -2x1, -2x1 है तो इट विल बी लाइक -2x1 की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 0। फाइनली आपकी इक्वेशन रेडी है, 2x प्लस 2y -2 - 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y -2 - 4 बिकम्स -6 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन है तीनों में, तीनों टर्म्स में, तो x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है भाई, जो उसने पूछी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछिए, ये वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x प्लस वाई -3। बोलो यहां तक कोई डाउट, बोलो यहां तक कोई डाउट। अब उसमें सेकंड पार्ट भी है, इसी पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट की भी इक्वेशन बताओ।
उसी पॉइंट पे कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट की, यानी वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होना चाहिए। और यहाँ से अगर टेंजेंट खींचे तो इस टेंजेंट की भी इक्वेशन बताइए। तो अब ज्यादा काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि x1 y1 पहले मिसिंग था, लेकिन अभी हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, तो सीधे बस उसमें पुटअप करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते। यहां तक पहले बताओ कोई डाउट? इक्वेशन निकालने से sir. पहले अपन स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मत लिखो, अब x1 y1 है आपके पास। क्या है x1 y1 बोलो? क्या आया था? 2,1 है ना, 2,1। स्लोप ऑफ टेंजेंट को mt से डिनोट कर देंगे, और ये सिंपली dy बाई dx ही होता है, तो है ना, dy बाई dx एट 2,1। क्या आया था हमारा dy बाई dx? चेक करो ऊपर ही ऊपर, 2,1 पे निकालना है, लेकिन dy बाई dx आया था x/2। x/2 में x/2 की वैल्यू 2,1 पे निकालनी है आपको। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1, तो x/2 है तो 2 पुटअप करोगे तो ये 2/2 हो जाएगा, दैट इज 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एट 2,1 लिख दो सीधे। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। y1 x1 की वैल्यू है हमारे पास 2,1 है ना, तो y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है? 1 है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकाला है साहब? 1 निकाला है वो भी आपने। और x माइनस x1 क्या है? 2। तो ये आ जाता है y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा x माइनस 2। तो x को इधर बुलाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, -1 -2 को भी इधर बुलाएंगे +2 बराबर 0, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करा दो होल इक्वेशन को, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी रेडी है, x माइनस वाई माइनस 1। ये आ गए सब आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो फॉर्मेलिटी थी, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ऊपर वाली ये तो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और जो नीचे वाली है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग के दिया ना उसने, कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट, यानी जो नॉर्मल बनी हुई है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट बनेगी वो बताओ। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और उसी कर्व पे। भाई जिस कर्व पे आपने नॉर्मल बनाया है उसी कर्व पे टेंजेंट चाहिए और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी था, बट ये एक क्लासिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लोगे ना, मतलब आज समझ में आ गया ना, तो इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट आपके खुल जाते हैं। कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, दो रिलेशन कैसे पता करेंगे, कौन सा पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो जानबूझ के मैंने सबसे लेंथी क्वेश्चन दिया ताकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर हो जाए। बोलो कोई डाउट? No, sir. नो, चलो फाइन। चलते हैं फिर इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जो ऑप्शन था, वो क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स कह रहा है, दैट इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी मोर देन वन टेंजेंट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, टू द कर्व दिस y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस वाई, वेयर x की वैल्यू देखो कहां से कहां लाई कर रही है, -2π से +2π के बीच में लाई कर रही है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, ये जो टेंजेंट्स हैं इस लाइन के पैरेलल, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। When two lines are parallel, their slopes are exactly equal to each other. तो जो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे? वो निकालेंगे कर्व की इक्वेशन से, dy बाई dx करके। और इस लाइन का जो स्लोप निकालेंगे उन स्लोप को हम इक्वेट कर देंगे, तो वहां से कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिए, यहाँ पे x जो है -2π यानी -360 से +360 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, एक चीज समझिए, आपको शायद पहले भी मैंने बताया कि जब भी एंगल माइनस में होता है दैट मींस वी आर कैलकुलेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, मान लो मैंने कहा π/3, तो π/3 एंगल ये होगा, π/6 बोला सपोज करो, ये होगा π/6। लेकिन अगर मैंने बोला -π/6, तो अगर
पॉजिटिव एंगल होता है तो वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नेगेटिव एंगल होता है तो वो कैसे चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, लाइक दिस। तो -π/6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका -π/6। ठीक है, समझ में आया? जब मैं पॉजिटिव एंगल कहूंगा तो वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और जब मैं माइनस में एंगल कह रहा हूं देन वी हैव टू शिफ्ट द आवर डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं घुसूंगा, पहले मैं घुसूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में, इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है, -2π से +2π की तरफ तक आपका एंगल है। अब सुनो, -2π से +2π कैसे जाऊंगा मैं, -2π से +2π, यानी कि जो मेरा x है, -2π मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे, ऐसे पूरा 2π जाओगे, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये पूरा जो एंगल है ये हो जाएगा -2π। और +2π कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओगे, लाइक ऐसे, ये पूरा एंगल हो जाएगा +2π। तो अब आप सोचो आप कौन कौन से एंगल से गुजरे, कौन कौन से एंगल से गुजरे। जब आप -2π से गए, जब आप -2π से गए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गुजरे, फिर आप यहाँ पे भी पुट किया, फिर यहाँ पे भी पुट किया, फिर यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पे पुट किया, और जब पॉजिटिव डायरेक्शन चले फिर आपने यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे वापस आए और यहाँ पे वापस आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, -2π ऐसे है, +2π ऐसे है। चलो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्व क्या है हमारा, y = cos of x + y, और उस पर सीधे सीधे एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है मुझे, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी मिसिंग है, जो हमको वहां से हिंट लेके स्लोप्स को इक्वेट करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y = cos of x + y। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या होगा बोलना जरा, ये ना, y = cos of x + y। तो cos of x + y का डेरिवेटिव बनेगा -sin x + y, फिर x + y का भी डेरिवेटिव बनेगा, x का तो बनेगा 1 और y का बनेगा अगेन dy/dx। तो सॉल्व करते हैं, dy/dx की वैल्यू चाहिए यहाँ से मुझे, -sin x + y, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, -sin x + y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और अब अंदर dy/dx से मल्टीप्लाई करा उसको, तो -sin x + y इंटू dy/dx की टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू चाहिए हमको। तो एक तो dy/dx की टर्म यहाँ पर है इसी, और एक वहां पर है नेगेटिव में है, तो इधर आके वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाता है dy/dx, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, वहां से भी ले लो, प्लस sin x + y इंटू dy/dx, और इधर बचता है केवल -sin of x + y। तो dy/dx कॉमन ले लो, तो आपके पास बचता है 1 + sin x + y, और उधर क्या बचता है, वही -sin x + y। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, dy/dx की वैल्यू आ गई -sin x + y डिवाइडेड बाय 1 + sin x + y। ये आ गई आपकी dy/dx। अब आपको टेंजेंट बनाना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको अगेन पहले की तरह सोचना ही पड़ेगा, x1 y1 कुछ भी, ठीक है ना। नाउ लेट द, वो फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, h और k भी मान सकते हो। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है वो क्वेश्चन सबसे इजी है इस कॉन्सेप्ट में। कांटेक्ट बी x1, y1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट को mt से डिनोट करा तो वो क्या होगा, dy/dx के बराबर ही होगा, बट एट दिस पॉइंट x1, y1 वाले पॉइंट पर। तो dy/dx आया हमारा -sin x + y, तो उसमें x1 y1 पुट अप कर दो बस आप, -sin x1 + y1 डिवाइडेड बाय 1 + sin x + y, क्या हो जाएगा 1 + sin x1 + y1। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक कोई डाउट?
किसी को भी? बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. Now this tangent is parallel to a given line. कौन सी लाइन से पैरेलल है वो? उसका स्लोप निकालो और इस स्लोप से इक्वेट कर दो, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल है। x + 2y = 0, इस लाइन से वो पैरेलल। नाउ दिस टेंजेंट is parallel to the line, कौन सी लाइन? x + 2y = 0, ये बात गिवन है हमको। अब इसको स्लोप फॉर्म में लेके जाओ। x + 2y = 0 को स्लोप फॉर्म में कैसे लेके जाओगे? 2y = -x हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई? -1/2x, ठीक है। +0 लगा सकता हूं मैं आगे, क्योंकि स्लोप फॉर्म क्या है? y = mx + c, जहां पे m क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप फॉर्म में ले गया मैं, तो m की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, क्या आ गई? -1/2। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसको मैं m लिख सकता हूं, क्या आ गया? -1/2, ठीक है। नाउ इफ टू लाइंस आर पैरेलल, नाउ द लाइंस आर पैरेलल, स्लोप द लाइंस आर पैरेलल, तो इन दोनों के स्लोप्स कर दो इक्वेट। यानी कि हमारे टेंजेंट का स्लोप जैसे उसको mt से डिनोट किया और इसका स्लोप उसको m से डिनोट किया, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। mt कितना आया? माइनस साइन x1 + y1 डिवाइडेड बाय 1 + साइन x1 + y1, और इस लाइन का स्लोप कितना है? -1/2। इसको इक्वेट करो और वहां से x1 और y1 में एक रिलेशन निकलेगा, और x1 y1 में दूसरा रिलेशन हमेशा कैसे निकलता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो, तो इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, वहां से दूसरा रिलेशन निकलेगा। अगेन x1 y1 की वैल्यूज निकालो, निकाल के फिर आगे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम करते हैं आगे का काम, ये सही तो लिखा है ना हमने? ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन x1 + y1, नहीं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन x1 + y1, और 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + साइन x1 + y1, ठीक है ना। ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां से साइन x1 + y1 को इधर ले आओ, इधर ट्वाइस है तो एक कम हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन x1 + y1 माइनस साइन x1 + y1, और उधर रहता है केवल 1, दो में से एक गया तो एक ही बचा, साइन x1 + y1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? चाबी ले लो। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन जो होता है वो, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? हमारे पास फाइनल चीज क्या आ गई? साइन x1 + y1 = 1। तो मुझे बताओ, ये नहीं बेटा टेबल पे, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? मुझे बताओ, बोलो। π/2 पे। π/2, लेकिन π/2 पर तो तभी होती है जब अपन एंगल 0 से π/2 ही कंसीडर कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे डोमेन क्या है? -2π से +2π, तो π/2 एक तो यहाँ पे 1 होगी, एक यहाँ पे 1 होगी, है ना। π/2 पे 1 होगी, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, देखो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो एक π/2 पे 1 होगी, नहीं सॉरी 3π/2 पे तो वो -1 होगी, नहीं होगी, या 3π/2 पे वो क्या होती है? -1 होती है। तो केवल एक बार ही मिला मुझे, π/2 ही मिला, ठीक है। लेकिन जब आप वापस अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी तो चल रहे हो, उल्टा भी तो चल रहे हो, तो वापस इसी पॉइंट पे आपको 1 मिलेगा। तो देखो यहां से मैं ये गया तो ये क्या, ये कौन सा एंगल है? -π/2, 90 डिग्री में उल्टा गया। फिर ये कौन सा एंगल है? -π, वो कौन सा एंगल है? -3π/2। तो इस पॉइंट पे 1 मिलता है, इस पॉइंट पे 2 एंगल मिले, एक तो π/2 मिला और एक -3π/2 मिला। समझ में आया क्या? नहीं आया? बोलो। देखो इस पॉइंट पे साइन जो होता है, ये पॉइंट है, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ये पता है मुझे।
अब जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है π/2 पे अटेन होगी, ठीक है। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, जब आप नेगेटिव चलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो वैल्यू कब अटेन होगी, -π/2 -π -3π/2 कब अटेन होगी बोलो, -3π/2 पे अटेन, यानी -270 जाना पड़ेगा उस पॉइंट पे जाने के लिए। अगर यूं जाओ तो केवल +90, यूं जाओ तो केवल +90 और यूं जाओ तो -270, इस पॉइंट पे पहुंचना है क्योंकि 1 लानी है वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल है, वो या तो π/2 है या फिर -3π/2, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो क्या है, -2π से +2π के बीच। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना। तो x1 + y1 ये जो थीटा है, x1 + y1 ये जो थीटा है, ये या तो है π/2 या फिर है -3π/2। ठीक है। अब ये एक रिलेशन आ गया x1 + y1 का। दूसरा रिलेशन कहां से निकालेंगे, मैंने क्या कहा, वापस उसमें पुटअप करो। तो इसको मान लो चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व, ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व। तो उसकी कर्व की इक्वेशन में मैं सीधे पुटअप कर रहा हूं। कर्व की इक्वेशन क्या थी, y = cos of x + y, y = cos of x + y। मैं पुटअप कर देता हूं, y1 = cos of x1 + ठीक है। यहां से x1 और y1 की कोई रिलेशन निकली तो चेक करो, नहीं निकली। देखो यहां से y1 की इंफॉर्मेशन निकालो, देखो क्योंकि यहाँ पर भी चीज y1 के अंदर ही है, तो यहाँ से y1 क्या आएगा, या तो आएगा π/2 -x1 या फिर आएगा -3π/2 -x। अब यहां से y1 की वैल्यू ये आ रही है और यहां से y1 की वैल्यू ये आ रही है, दोनों को इक्वेट करते हैं, चलो देखते हैं कुछ तो मिलेगा। इसको इक्वेशन 2 मान, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम equation 1 and equation 2 we get वहां से क्या मिला, π/2। देखो बेटा एक काम कर सकते हैं, y1 की ये जो वैल्यू है π/2 -x1, इसको एज इट इज हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कैसे भी देख लो। तो उससे हमको क्या मिलेगा, y1 की वैल्यू मिल जाएगी, y1 की वैल्यू मिल जाएगी cos x1, और y1 की वैल्यू क्या है वहां से, +π/2 -x। ठीक है, तो देखो यहाँ से काफी कुछ सॉल्व हो गया। तो y1 = x1 - x1 कैंसिल हो गया, cos π/2, और cos π/2 क्या होता है, 0। तो y1 की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, और ये तो हमने इक्वेशन 1 से एक केस कंसीडर किया था ना, दूसरे केस में y1 की वैल्यू = cos ऑफ वही x1 + y1 करेंगे, और y1 की जगह अब दूसरा वाला केस लेंगे। दूसरा वाला केस क्या है y1 का, कि -3π/2 -x1, -3π/2 -x1, माइनस प्लस लगाना है पहले मुझे, लेकिन वो माइनस हो जाएगा, -3π/2 -x1 था, और यहाँ पे -3π/2 -x1 हो जाएगा। तो यहां से देखो x1 -x1 फिर कट गया, तो y1 की वैल्यू हो गई cos ऑफ -3π/2। अब आप खुद सोचो cos ऑफ -3π/2 क्या होगा, cos ऑफ -3π/2 cos ऑफ π/2 के बराबर ही होगा, और cos ऑफ π/2 अगेन 0 है। तो y1 तो यानी कि हर हाल में 0 है, वहां से भी 0 आ रहा है, -3π/2 यानी वही -270 डिग्री, -270 डिग्री जाऊं या +90 डिग्री जाऊं, बात एक ही है।
उस पॉइंट पे cos की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो y1 की वैल्यू दोनों केस से 0 मिल गई। अब ये y1 की वैल्यू आप एक बार इधर इक्वेशन 1 में इधर पुटअप करो, फिर इधर पुटअप करो, तो वहां से x1 की दो वैल्यूज मिली। तो x1 y1 आपका इस तरीके से फाइनली सॉल्व हो चुका है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ y1, एक ही तो मिली है, मतलब उधर से भी 0 मिली है, इधर से भी 0 मिली है, ठीक है। इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 में हमको y1 क्या गिवन है, एक तो है π/2 माइनस x1, या फिर दूसरा क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू -3 π/2 माइनस x, ठीक है ना। y1 की वैल्यू 0 पुटअप करो, y1, तो दैट इज 0 बराबर π/2 माइनस x1, और यहाँ पर 0 बराबर -3 π/2 माइनस x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू प्लस π/2 आती है, और वहां से x1 की वैल्यू -3 π/2 आती है। तो x1 की दो वैल्यूज निकल गई, एक तो प्लस π/2 और एक -3 π/2, और y1 की दोनों पोजीशंस पे वैल्यू 0 है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिले मुझे। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर, x1 y1 थे, तो x1 की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिली है π/2 और y1 की 0, एंड दूसरी x1 की वैल्यू मिली है -3 π/2 और y1 की अगेन 0। ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए, दोनों पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट these points of contact, points of contact। तो पहले तो जनरल फॉर्म लिख देता हूँ इक्वेशन की, क्या होती है, टेंजेंट की y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। y1 x1 है हमारे पास, पहले एक पॉइंट ले लो, π/2, 0 वाला ले लो, तो ये हो जाएगा π/2, 0 वाला, यानी कि y माइनस 0, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट चाहिए मुझे, है ना, एट दिस पॉइंट। एम ऑफ एम टी क्या आया था, चेक करता हूँ। एम टी था मेरे पास माइनस, अच्छा पहले तो ये भी तो निकालना है, एम टी भी निकाल लो, एक काम करो पहले, फिर इक्वेशन बनाना शुरू करो। एम टी क्या आया था, माइनस साइन x1 प्लस y1 और 1 प्लस साइन x1 प्लस y1, या फिर इधर ही डायरेक्टली पुटअप करके निकाल लो, कैसे भी कर लो। माइनस साइन x1 प्लस y1, x1 प्लस y1 की जगह कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो आप, π/2, 0 चूज कर रहे हो, तो π/2 प्लस 0 x1 प्लस y1 करोगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x1 प्लस y1, वही साइन π/2 प्लस 0, और इनटू x माइनस x1, x1 क्या है, x1 क्या है, π/2, ठीक है ना। पहला, सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया है, π/2, 0, दो टेंजेंट्स बनेंगे तो दो इक्वेशन बनेगी, सेकंड टाइम में वो वाला लेंगे। π/2, 0 का मतलब हो गया कि y1 की जगह 0 पुटअप कर दिया, और x1 की जगह π/2, और इधर भी x1 प्लस y1 था, तो y/2 प्लस 0, और इधर भी x1 प्लस y1 था। इसको सॉल्व कर दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाजिर है, y माइनस 0 बिकम्स y, अच्छा साइन π/2, उसको मन में ही सॉल्व कर लो, π/2 प्लस 0 π/2 हो गया, और माइनस तो बाहर लगा हुआ है, आप ये मानो साइन π/2 1 होता है, तो ये माइनस लगा हुआ है, यानी -1 होगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और साइन π/2 अगेन 1 होता है, और x माइनस π/2, ठीक है। तो ये हो जाता है y 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इधर आ जाओ, 2y हो गया, ये 2y इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू माइनस π/2 प्लस π/2, माइनस एक्स को इधर ले आइए, तो इट बिकम्स x प्लस 2y, और π/2 को भी इधर ले आइए, माइनस π/2 इक्वल्स टू b। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, बट बिकॉज दो टेंजेंट्स हैं, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो दो टेंजेंट्स हैं। सेकंड वाली देखो कहां से निकाल रहा हूं मैं, एक बार वापस फॉर्मूला लिख देता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mt, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mt इंटू x माइनस x1। तो y1 x1 y1 इसमें क्या रहेगा, क्या था सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, -3 π/2, 0, अच्छा y1 तो 0 ही रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, -3 π/2, तो क्या था मेरा mt, साइन ऑफ x1 प्लस y1, x1 क्या है, -3 π/2 प्लस y1 0,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 यानी वही 3π/2 प्लस 0 और x माइनस x1 क्या है माइनस 3π/2 है तो वो प्लस 3π/2 हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन निकल रही है टेंजेंट की y माइनस 0 बराबर y, हाँ जी, माइनस 3π/2 प्लस 0 तो माइनस 3π/2 हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस 3π/2 वही होगा साइन π/2 के बराबर। अभी समझाया था मैंने आपको कि आप नेगेटिव 370 डिग्री जाओ, माइनस 3π/2 नेगेटिव जाओ या पॉजिटिव π/2 जाओ, एक ही बात है, एक ही पॉइंट पे जाके पहुंचोगे। तो माइनस साइन 3π/2 साइन π/2 के बराबर ही है, साइन π/2 होता है 1, तो ये अगेन क्या हो गया -1 और नीचे 1 प्लस वो का वही सेम पहले की तरह 1 साइन 3π/2 1 x प्लस 3π/2 ये तो 1 प्लस 1 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय y हो जाएगा 2y माइनस x माइनस 3π/2। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y माइनस की जगह प्लस हो जाएगा इधर आके इक्वल्स टू दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपकी बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में है ये क्वेश्चन, जाके चेक करना। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में हमने तो क्वेश्चन से सॉल्व किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ये एग्जांपल्स में से क्वेश्चन चेक करना। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है, दो इक्वेशन, आप आंसर मैच कर लीजिएगा प्लीज एनसीईआरटी बुक खोल के कि एग्जांपल में फाइनल आंसर यही दो टेंजेंट्स आ रही है क्या ना। चलो अब देखो आगे अप्रोक्सीमेशन का वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट ओरली सॉल्व कर लो। If the radius of the sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, स्फीयर की रेडियस क्या मेजर करी है आपने 9 सेंटीमीटर, लेकिन एरर क्या है 0.0 यानी 0.03 या तो ज्यादा या कम है पता नहीं है, तो उतनी की उतनी एरर सरफेस एरिया में कैलकुलेट करने में कितनी हुई होगी। भाई आपने तो 9 सेंटीमीटर के हिसाब से सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन एरर थी उसमें तो 0.03 की, तो एक्चुअल एरर सरफेस एरिया में कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं गिवन पॉइंट्स अगर नोट डाउन करूं तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर शॉर्ट में लिखता हूँ, रेडियस ऑफ स्फीयर है 9 सेंटीमीटर, लेकिन डेल्टा आर यानी कि एरर कितनी है, एरर को क्या कहूंगा डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना है 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालना है बेटा डेल्टा एस, ये आपको निकालना है एरर इन सरफेस एरिया, एरर इन सरफेस एरिया आपको निकालनी है ना, आपको डेल्टा एस निकालनी है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, कोई बताओ सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, बोलिए। 4πr²। 4πr²। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो सरफेस एरिया को इन विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो 2 4 जा 8 पाई आर हो गया। ठीक है, अब डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, काफी इजी सा फॉर्मूला है हमारे पास। भाई अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो डेल्टा y निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, याद है? अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो डेल्टा y निकालने का फॉर्मूला क्या था, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, याद है क्या? अब यहाँ पे s इज ए फंक्शन ऑफ r है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक तरीके से s इज ए फंक्शन ऑफ r है, s इज ए फंक्शन ऑफ r है, तो डेल्टा s कैसे निकलेगा, ds/dr इंटू डेल्टा, इस फॉर्मूले से निकालो। नाउ डेल्टा s इज इक्वल्स टू ds/dr एट विच पॉइंट, जहां पे रेडियस गिवन है, कितना गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर, एट r इज इक्वल्स टू 9 इंटू डेल्टा r। चलो सॉल्व करो, तो ds/dr आया आपका 8 पाई r, 8 पाई r की जगह 9 पुट अप करो, इंटू डेल्टा r कितना है आपको गिवन है 0.03 मल्टीप्लाई लगाता हूँ कंफ्यूज ना होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, आंसर है 9 8 72 पाई इंटू 0.03, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21,
दो जगह टारगेट पॉइंट लगानी है आपको, तो यहाँ लगेगा 2.16 पाई और सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो 4-5 लाइन का क्वेश्चन था, वेटेज भी कम था, इसका डेट नंबर का ही था, ये हाफ था उनका, और अप्रोक्सीमेशन के काफी इजी क्वेश्चन आएंगे तो, पर आप कह रहे हो शायद कट गया है। एनीवेज कट गया है नहीं कट गया है, कुल मिला के इजी क्वेश्चन ही रहते हैं अप्रोक्सीमेशन। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट फटाफट। तो सेकंड पार्ट हमको क्या निकालना है, 3.968 की पावर क्या है पावर 3/2। तो इसको आपको याद है मैंने ऐसे कन्वर्ट करवाया था, एक तो परफेक्ट एक्स और एक डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करो। इसको इस तरीके से कन्वर्ट करो परफेक्ट एक्स प्लस डेल्टा एक्स में, ताकि जिसकी 3/2 की पावर इजीली निकलती हो। तो देखो 3/2 की पावर इजीली 4 की निकल सकती है। 4 की पावर 3/2 क्या होगी, ये होगी 4 की पावर 1/2 की पावर 3, और 4 की पावर 1/2 यानी √4 क्या होगा 2, 2 क्यूब हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू इजीली निकल रही है 8। तो मैं इस पूरी चीज को कन्वर्ट कर देता हूँ 4, और 4 में से माइनस करना पड़ेगा। बोलो 4 में से क्या माइनस करूं कि 3.968, गैप कितना है इनका, कितना गैप बचेगा 0.032 शायद की पावर 3/2, ये बचेगा गैप। मतलब 4 में से 0.032 माइनस करूं तो यही आ जाएगा क्या, बताओ बोलिए, आएगा या नहीं आएगा, बोल तो दो। 4 में से 0.032 माइनस करेंगे तो 3.968 बचेगा क्या, क्लास 12 सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? Yes, sir. 4 में से 0.032 माइनस करेंगे तो यही बचता है क्या? Yes, sir. तो यहां से मेरा परफेक्ट एक्स तो है 4 और मेरा डेल्टा एक्स है माइनस में -0.032। नाउ अब मेरा फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 की फॉर्म में वो गिवन। तो dy/dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, dy/dx हो जाएगा 3/2 तो नीचे आ जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 3/2 -1। तो ये हो जाता है 3/2, x की पावर 3/2 -1 कितना होगा 1/2। तो 3/2 x की पावर 1/2, ये हो गया मेरा dy/dx। ठीक है, अब dy/dx एट दैट पॉइंट निकालो जहां पे x की वैल्यू 4 है, मतलब परफेक्ट x की वैल्यू की जगह उसको निकालना है ना। नाउ dy/dx एट विच पॉइंट, परफेक्ट x वाली वैल्यू, x की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 3/2, 4 की पावर 1/2, और 4 की पावर 1/2 सब जानते हैं √4 2 होता है, तो 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 3.968 की पावर 3/2 की वैल्यू चाहिए है ना। देखो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स तो गिवन है, डेल्टा वाई निकालो पहले, तो पहले डेल्टा वाई निकालते हैं। चलो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, dy/dx एट दिस पॉइंट x इक्वल्स टू 4 इंटू डेल्टा एक्स, जैसा भी किया था हमने लास्ट में। तो dy/dx एट दिस पॉइंट कितना आया, 3 तो आया, ऊपर ही तो किया, इंटू डेल्टा एक्स कितना गिवन है, डेल्टा एक्स है माइनस का 0.032, माइनस का 0.032 मल्टीप्लाई करना तो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0.096 डेल्टा वाई आ गया। अब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन क्या था, 3.968 की पावर 3/2, जिसको आपने किस में कन्वर्ट किया, 4 - 0.032 की पावर 3/2। तो ये एक तरीके से x है और ये एक तरीके से डेल्टा x है, इसकी पावर क्या चाहिए 3/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू एक फॉर्मूला सीखा था हमने, आपको अगर याद हो, वो बराबर होता है y प्लस डेल्टा y के बराबर।
y प्लस डेल्टा वाई, और y क्या है एफ एक्स, और डेल्टा वाई आपने निकाल चुके हो, कितना आया है माइनस का 0.096, 0.096। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, x की पावर 3/2, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 0.096। x कितना है, परफेक्ट x मतलब x कितना है 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 0.096। 4 की पावर 3/2 कितनी होती है, अभी अभी सॉल्व करके बताया था मैंने। 4 का रूट कर लो पहले 2, और 2 का क्यूब कर लो 8, 8 माइनस 0.096, माइनस करो और आंसर। 8 में से 096 माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9, तो 7.904 अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी फाइनल आंसर। 96 और 400, ठीक है, 7.904 अप्रॉक्स वैल्यू फाइन। क्या निकालेंगे, पहले डेल्टा वाई, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उससे डेल्टा वाई निकालेंगे, और डेल्टा वाई को फिर इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। 7.904 अप्रॉक्स। बोलो कोई डाउट, क्या टाइम हो गया, 7:19 हो रहा है, 10 मिनट है अभी, फटाफट बताओ कोई डाउट। नो सर। नो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हमने काफी किए थे, इजी क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट से देखो। और कोई अगर स्कूल के लिए लेट हो रहा हो तो दे कैन लीव, और फिर बाद में वीडियो देख लेना आज का ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0,π/2। ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0,π/2 में, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस 1 सेकेंड, 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ रखो, y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। स्ट्रेट अवे फंक्शन गिवन है, आप फटाफट से dy बाय डी थीटा निकलेगा इसमें, है ना, y डैश निकलेगा dy बाय डी थीटा, क्योंकि इसमें फंक्शन थीटा की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ थीटा। 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया नीचे, तो ऊपर बताओ। सबसे पहले 4 sin थीटा का क्या बनेगा, 4 cos थीटा, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, तो 2 प्लस कॉस थीटा का क्या बनेगा, 2 का तो 0 बनेगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इनटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 4 sin थीटा। ये तो केवल इस पार्ट को सॉल्व किया है मैंने, इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। आगे माइनस थीटा भी है, तो थीटा का ऑब्वियसली 1 बनता है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 4 cos थीटा इंटू 2 8 cos थीटा, और 4 cos थीटा इंटू cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और लास्ट में है -1। तो यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा में से 4 और 4 कॉमन लो। हाँ जी सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 कोस थीटा, और दोनों में से 4 कॉमन लिया तो अंदर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे तो है ही सही, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। तो ये 1 हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 8 कॉस थीटा 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। एलसीएम लो फटाफट, तो ये आ जाता है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये एलसीएम
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही एलसीएम आ जाता है। इधर तो एज इट इज रहेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 और माइनस ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, और बाहर माइनस साइन है तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका साइन भी चेंज करना है। तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं सीधे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए भी करोगे, 2 2 जा 4 4 कॉस थीटा। करो सॉल्व, 4 माइनस 4 तो गया, बचता है 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। देखो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या बचता है, 4 कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको नीचे वाले को सॉल्व मत करो क्योंकि वैसे भी अभी अपन इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, तो जीरो के इक्वेट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही कट जाता है। तो ये आपका फाइनल एक तरीके से आंसर आ चुका है। चाहो तो उसमें एक चीज और कर सकते हो कि कॉस थीटा को ऊपर कॉमन ले लो, बचता है 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया मेरा फाइनल डेरिवेटिव। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सपोज करो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो ये फंक्शन है ना, तो यहाँ पे तो घुमाव ले रहा है ना, मान लो तो घुमाव लेता है, वहां पे तो जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स होता है वो 0 बनता है। जब वो चढ़ रहा होता है तब टेंजेंट आपका एक्यूट एंगल बनाती है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स वहां पे क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। और जब वो उतर रहा होता है फंक्शन तब टेंजेंट आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, तो वहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। तो अपने को प्रूव करना है, अपने को एक इंटरवल, ये इंटरवल अगर अपने को निकालनी होती भाई कौन से इंटरवल में चढ़ रहा है, कौन से इंटरवल में उतर रहा है, कौन से इंटरवल में बिल्कुल समतल है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये सब निकालना होता तो मैं क्या करता, देन आई वुड हैव इक्वेटेड टू 0। इसको फिर मैं 0 के इक्वेट कर देता और फिर मैं देखता 0 के इधर क्या हो रहा है, 0 के उधर क्या हो रहा है, वो सारी इंटरवल्स में निकालता। बट इस क्वेश्चन में मुझे वो नहीं करना, इस क्वेश्चन में मुझे इंटरवल डायरेक्टली गिवन है, मुझे चेक करना है बस उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। 0 से पाई बाय 2 मुझे ये गिवन, तो मैं तो क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स हमारा निकाल ही गया है ना, उस dy बाई डी एक्स में मैं 0 टू पाई बाय 2 का बीच के कोई भी एक पॉइंट उठा के चेक कर लूंगा या एनालाइज कर लूंगा कि इस इंटरवल में ये इक्वल टू 0 है, ग्रेटर टू देन 0 है या लेस देन 0, ये चेक करूंगा। अगले क्वेश्चन में देखो आपको इंटरवल्स निकालनी है, तो उसमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जब इंटरवल्स गिवन हो तो dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 नहीं करना है, जब इंटरवल्स निकालनी हो तब dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करना है। तो 0 से लेके पाई बाय 2 है हमारा डोमेन। नाउ वी हैव जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से 0, पाई बाय 2, जिसमें 0 और पाई बाय 2 दोनों जो हैं शामिल है, क्लोज इंटरवल है। चलिए आप खुद सोचिए, 0 पे सोचते हैं। चलो अगर मैं इसको 0 लिख दूं, एनालाइज करना है, कुछ लिखना नहीं है आपको, मतलब सॉल्व नहीं करना है। अगर मैं इसको 0 लिख दूं, इसको भी 0 लिख दूं, इसको भी 0 लिख दूं, cos 0 क्या होता है 1, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी 0 पे तो ये पॉजिटिव है, 4 माइनस 1 3, नीचे होल स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये भी 3। तो 0 टू पाई बाय 2 में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये नेगेटिव बन जाए। ठीक है, और भी रख के देख लो, जैसे पाई बाय 2 रख के देख लो। चलो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 यानी कि 0, 4 माइनस कोस पाई बाय 2, 4 माइनस कोस पाई बाय 2 यानी 4 माइनस 0, और 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर। हाँ देखो पाई बाय 2 रखने से ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो रहा है, पाई बाय 2 रखने से एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो रहा है, इसीलिए उसने इंक्रीजिंग कहा है। देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग कहा है क्योंकि 0 के बराबर अगर चलता है तो इंक्रीजिंग होगा, 0 से बड़ा हो हमेशा, 0 के बराबर कहीं पर भी नहीं हो तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इसलिए इसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है, क्योंकि 0 भी हो रहा है वो हमेशा 0 से बड़ा नहीं है, इक्वल टू 0 भी वो कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, इसका बीच का कोई पॉइंट ले लो। चलो कौन सा लोगे, 60 डिग्री ले लो, 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3 ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स लेने, पाई बाय 3 पाई बाय 3, तो कोस पाई बाय 3 1 बाय 2, 4 माइनस 1 बाय 2, और नीचे तो होल स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव। तो या तो पॉजिटिव आ रहा है या पाई बाय 2 पे वो 0 आ रहा है, बस इतना पता है। तो यानी कि मैं यूं कह सकता हूँ नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। तो आई कैन से दैट, और वैसे भी एक चीज समझो बेटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो पॉजिटिव रहेगी तो ये पॉजिटिव,
और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, तो 4 - 1 ये भी पॉजिटिव, और होल स्क्वायर किसी का भी पॉजिटिव ही होगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ, लेकिन जीरो भी हो सकती है, ये हमने चेक किया, π/2 पे वो जीरो हो रही है। तो आई विल राइट कि here when theta lies between 0 to π/2, also π/2 is also included, 0 is also included, जब ये होगा then आपका जो dy/dx है, जो भी है लिख दो एक बार, cos थीटा to 4 minus cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये या तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या बराबर 0, बराबर कब आ रहा है, π/2। तो अगर आपका डेरिवेटिव जो है dy/dx ना लिखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो f' लिख लो, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में अपन ने जनरली f' वर्ड ही यूज किया था ना। अगर आपका f' ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, therefore fx is an increasing function, fs is an increasing function in the given interval, जो भी है in 0 to π/2। अगर वहां पे ये डंडा नहीं लगता, मतलब ये 0 भी कभी नहीं बनता, हमेशा 0 से बड़ा ही बनता, तो फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड और लगा दूँ, लेकिन वो 0 भी बन रहा है तो मैं स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकता, केवल इंक्रीजिंग है। और यही आपको प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में कुछ निकालना नहीं था, बस आपको प्रूव करना था कि इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग फंक्शन, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा डेरिवेटिव निकालने का काम, डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्टी से निकला, लेकिन डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारा काम काफी आसान रहा, क्योंकि हमको कुछ इंटरवल्स में निकालनी थी, तो इसलिए 0 के इक्वेट भी नहीं करना था। जैसे कि इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें इंटरवल्स निकालनी है, तो अपने को फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 के इक्वेट भी करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है आपका, देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन, ये फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फंक्शन लिख देते हैं एक बार अपन, fx इज इक्वल्स टू 3/10 x to the power 4, 3/10 x to the power 4, नेक्स्ट है माइनस 4/5 x क्यूब, 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11, ये मेरा फाइनल मतलब गिवन फंक्शन है। सो स्ट्रेट अवे मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, क्योंकि मुझे वही चेक करना है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा। तो 4 इधर आ जाएगा, 3/10 और x क्यूब रह जाएगा, -3 आएगा नीचे, अब की बार 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 4/5 हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 3 और x रह जाएगा केवल, प्लस 36/5 में से केवल 36/5 रह जाएगा, और प्लस 11 का 0 होता ही है। सॉल्व करते हैं, तो 4 3 जा 12/10 x क्यूब, और यहाँ पे 4 3 जा 12/5 x स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 36/5। ठीक है, ये है, ज़्यादा से ज़्यादा 12/10 को काट सकते हो 6/5, तो हो जाएगा 6/5 x क्यूब माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। अब इसकी वैल्यू कब तो पॉजिटिव रहेगी, कब नेगेटिव रहेगी, ये जानने के लिए आपको इसकी वैल्यू 0 कब रहेगी वो जानना है, यानी कि इसको आपको इक्वेट करना है 0 के, मतलब इसको 0 के इक्वेट करके और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो नाउ मेरा f' जो है, f' जो है वो क्या आ चुका है, 6/5 x क्यूब माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। देखो बच्चों, क्लास 9 10th में से क्वेश्चन आते थे कि इस
कि इसका जीरो निकालना होता था, मतलब ये जीरो कब बनेगा वो निकालना है, यानी इसका जीरो निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे। तो अगर वो क्यूबिक आ जाता था तो हम क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक ऐसी वैल्यू सोचते थे जिसको पुटअप करने से ये जीरो बन रहा हो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप अलग अलग वैल्यूज ट्राई कर लेना। देखो f'1 जब अपन रखोगे, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये जीरो बन रहा है, चेक करो। 6/5 यानी 1 का क्यूब, 12/5 1 का स्क्वायर, 6 × 1 + 36/5। सॉल्व करो उसको तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस 12/5 माइनस 6 + 36/5। आगे सॉल्व करते हैं तो 6/5 + 36/5 42/5 माइनस 12/5 माइनस 6। 42 में से 12 गया तो 30/5 माइनस 6। 30/5 होता है 6, 6 माइनस 6 यानी कि 0। तो f'1 अगर 0 बनता है, अगर f'1 0 बनता है, इसका मतलब है x = 1 जो है इसका 0 है। 1 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है ना, x = 1 इसका 0। हम क्लास 9th में करते थे ऐसे क्वेश्चन ऑफ f'(x). f'(x) नाम का जो पॉलिनोमियल है वो 0 कब बन रहा है, x की वैल्यू 1 रखने पे बन रहा है। तो अगर x = 1 पे रखने पे ये 0 बन रहा है तो x - 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। x - 1 इसका क्या बनेगा, एक फैक्टर बनेगा। इज द, बैठो 10 मिनट इधर में आ रहा हूँ। इज द फैक्टर ऑफ f'(x) का मतलब है x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो इस तरीके से हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे कि ये 0 कब कब बनेगा। चलो एक तो ये हो गया। अब एक बार चेक करो और किसी वैल्यू से भी अगर आपको 0 मिल रहा हो, या फिर नहीं सोचने में आ रहा, तो फिर अगला तरीका है कि एक फैक्टर मिल जाए तो उस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो, तो ताकि उसका दूसरा फैक्टर मिले। ठीक है ना। देखो f'(x) क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ। f'(x) उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख देते हैं ना। तो 6/5, इसमें मैं 5 एलसीएम ले लेता हूँ, 5 एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास बचता है 6x³ माइनस 12x² और आगे है -6, 6 5 30 हो जाएगा तो -30x, और लास्ट में तो है ही सही 36 + 36। तो ये 1/5 तो एक तरीके से कॉमन आ गया इस पॉलिनोमियल में, 1/5 तो एक तरीके से कॉमन आ गया। इस पॉलिनोमियल को आप x - 1 से डिवाइड करा दो टू फाइंड द अदर फैक्टर्स ऑफ f'(x). नाउ dividing f'(x) by x - 1 to find the other factors, डिवाइड करा दो। f'(x) है आपके पास 6x³ माइनस 12x² माइनस 30x प्लस 36। इसको डिवाइड कराओ बेटा x - 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से और अदर फैक्टर्स निकालो। कैसे करते थे, 6x³ को x से डिवाइड किया तो 6x² 6x² इंटू x 6x³, 6x² इंटू -1 माइनस का 6x²। साइन चेंज करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। -12 में से +6 गया तो -6x², बचे हुए टर्म्स को एज इट इज लिख देते हैं 36x + 36। अगेन पहली टर्म को पहली टर्म से, तो -6x² को x से डिवाइड किया तो -6x बचता है। -6x इंटू x -6x², -6x इंटू -1 +6x, करो माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। -30 में -6 ऐड किया तो -30 - 6 क्या हो जाएगा, -36x + 36। अगेन पहली टर्म को पहली टर्म से -36x को x से डिवाइड किया तो माइनस का 36, -36 इंटू x -36x, और -36 इंटू -1 प्लस का 36। साइन चेंज किया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्वोशंट क्या आया, वो आपका दूसरा फैक्टर है 6x² - 6x - 36, ये आपका दूसरा फैक्टर बन गया। सो वी कैन से दैट, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो f'(x) है आपका, क्या है f'(x) 6x³ माइनस 12x² 1/5 तो चलो मैं बाहर ले लेता हूँ बिल्कुल, है क्या है 6x³ माइनस
12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस -30x+36। ये जो f डैश x की वैल्यू है, इसमें से 1/5 तो बाहर ही सही, इसमें से जैसे ही x-1 से इसको डिवाइड किया, x-1 इसमें से कॉमन लिया एक तरीके से, x-1 से डिवाइड किया ना मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में, बचा क्या, मतलब क्वेश्चन क्या आया, 6x² - 6x - 36 बचा, बचता है 6x² - 6x - 36। भाई सिंपल सी बात है कि इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाएगा ना, क्योंकि इसको इससे डिवाइड किया है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो ये क्वोशंट बचा है मेरे पास। तो अगेन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो बन सकता है। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ स्प्लिट करके कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस की फॉर्म आ गई है। इसमें से देखो एक 6 वापस कॉमन आ रहा है अंदर वाले पॉलिनोमियल से, तो 1/5 की जगह मैं बाहर 6/5 लिख देता हूँ, अंदर बचता है x-1, 6 कॉमन लिया तो क्या बचा, x² - x - 6। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगेन इसको फिर से आप स्प्लिट करके दो और नए फैक्टर्स बना सकते हैं इसको, 6/5 x-1। तो बताइए कैसे स्प्लिट करोगे, -3 + 2 कर दो, क्योंकि -3 × +2 -6 होता है, तो x² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -3x + 2x - 6। भाई -3x + 2x - x होता है, और -3x -3 × +2 - 6 भी होता है, तो 6/5 x-1। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, x कॉमन ले सकते हैं तो x-3, और यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं तो अगेन x-3, तो ये हो जाता है 6/5 × x-1। एक फैक्टर x-3 बना, और बचा हुआ दूसरा फैक्टर x-3 अगेन कॉमन था ना, दूसरा फैक्टर क्या बचा, x + 2। तो ये आपका वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइनली 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिवाइड हो चुका है। जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था 6x³ - 12x² - 36x + 36 जो भी था वो, उसमें से 6 कॉमन ले लिया एक बार, 6/5 हो गया वो 1/5 की जगह। तो 3 फैक्टर्स कौन से बने इसके, x-1, x-3। अब ये फैक्टराइज होने के बाद ही आप 0 के इक्वेट कर पाएंगे। आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, अरे f डैश x को 0 के इक्वेट करना था और वहां से x की वैल्यू निकालनी थी, तो f डैश x को ऐसे ही थोड़ा 0 के इक्वेट कर दोगे, पहले फैक्टराइज तो करोगे, ये फैक्टराइज हो गया पूरी तरीके से, अब इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं अपन। now putting f dash x equal to 0, तो दैट इज क्या है, f dash x 6/5 × x-1 × x-3 × x + 2 = 0। तो अब देखो इजीली x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 6/5 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है, सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ या तो x-1 0 है, और या फिर x-3 0 है, और या फिर x + 2 की वैल्यू 0 है। यहाँ से आता है x की वैल्यू 1 है या तो, और या x की वैल्यू 3 है, या फिर x की वैल्यू -2। तो 3 वैल्यूज आ चुकी हैं x की, x = 1, x = 3, x = 2, यानी कि ये 3 वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। ये नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, और हर एक इंटरवल में मुझे चेक करना है किस में वो इंक्रीजिंग है, किस में वो डिक्रीजिंग है। मान लो ये नंबर लाइन है, तो ये हो गया -2, फिर 1, लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे 3, ये -∞, और ये +∞। तो टोटल इन ऑल कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये, 3, ये 4, ये 4 इंटरवल्स बन रहे हैं। 4 इंटरवल्स में हमको एनालाइज करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। जिस इंटरवल में फंक्शन की इसके फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है उसमें वो इंक्रीजिंग है, जिसमें नेगेटिव है उसमें वो डिक्रीजिंग है। तो एक टेबल बना लेते हैं जैसे अपन करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शंस में। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ f डैश, नहीं सॉरी, यहाँ तो इंटरवल, सबसे पहले इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f डैश x, ठीक है। f डैश x का साइन देखेंगे, और यहाँ पे फाइनली मैं देखूंगा उसका साइन क्या है, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, ये इंटरवल। चलो देखते हैं। तो इंटरवल कौन कौन सी बनी, 4 इंटरवल। वो पॉइंट मत लेना क्योंकि उस पर तो वो 0 है पता है भाई, इन पॉइंट्स पे तो ये 0 है हमको पता है,
है ना, इस पॉइंट को बचा के इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में हमको चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पहली इंटरवल बनती है -∞ टू -2, ना तो -∞ शामिल होती है, -∞ वैसे भी शामिल नहीं होती, -2 भी शामिल करना। दूसरी इंटरवल बनती है -2 से +1, सॉरी +1, -2 से +1। एक बार इंटरवल फाइंड आउट कर ली जिसमें वो बदल सकता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो सकता है, उसके बाद ज्यादा काम नहीं बचता है, बस साइन चेक करना होता है किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव। -2, 1 से फिर 1, 3 और लास्ट में 3, +∞। ठीक है जी, f' क्या था? 6/5 को तो क्या ही लेना है ना, 6/5 को मतलब चाहे से, चलो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो बार बार ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ, f' क्या था? 6/5 इंटू x-1, x-3, x+2, x-1, x-3, x+2। ठीक, तो 6/5 तो खैर 6/5 ही रहेगा, है ना, इंटू, अब क्या हुआ, हाँ 6/5 तो खैर 6/5 ही रहेगा, इंटू x-1 है यहाँ पे, तो आप -∞ से -2 के बीच में ना तो ये पॉइंट ले सकते हैं ना ये, इसका बीच का कोई पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं -3 ले लेता हूँ, तो -3 अगर मैं ले लूंगा तो आप खुद इमेजिन करो, -3 -1 नेगेटिव, बस आपको साइन एनालाइज करना है, ये हो जाएगा नेगेटिव इंटू, इधर आ जाओ, x -3 ले रहे थे, -3 वो भी नेगेटिव, और -3 + 2 ये भी नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव। तो फाइनल साइन क्या आया? नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू 6/5, फाइनल साइन आया आपका नेगेटिव। इस तरीके से चारों इंटरवल में चेक करो। अब -2, 1 के बीच में तो सदाबहार पॉइंट है, 0 लेके देख लो, तो 6/5 इंटू 0 - 1 नेगेटिव इंटू 0 - 3 अगेन नेगेटिव एंड 0 + 2 अब की बार पॉजिटिव। ठीक है जी, फाइनल साइन क्या आएगा? 6/5 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें साइन पॉजिटिव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, 1, 3, तो 6/5 हुई इंटू 1, 3 के बीच में 2 ले लेते हैं अपन, 2 - 1 नेगेटिव, 2 - 3 नहीं 2 - 1 पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, 2 - 3 नेगेटिव और 2 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनल साइन क्या होगा? प्लस इंटू माइनस नेगेटिव होगा। अब अगर सपोज करो अपन ये फैक्टराइज नहीं करते f' को, उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रखते, तो अपन को ये 2 पूरी एक्चुअल वैल्यू रख के और सॉल्व करके देखना पड़ता कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, और अभी कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव बस मल्टीप्लाई करके अपन देख पा रहे हैं। इसलिए f' को फैक्टराइज करना बहुत जरूरी होता है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। 3, इन्फिनिटी में से 4 ले लो, इसमें तो शायद पॉजिटिव ही आएगा, 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 भी पॉजिटिव और 4 + 2 सारे पॉजिटिव रहेंगे इसमें, तो 6/5 तो खैर पॉजिटिव है ही, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो पॉजिटिव 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 अगेन पॉजिटिव। ठीक है जी, तो जिस जिस इंटरवल में ये नेगेटिव है उस इंटरवल में f(x) डिक्रीजिंग है, और जिस जिस इंटरवल में ये पॉजिटिव है उस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये हमारा फाइनल आंसर। तो चेक करो, नेगेटिव पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग का पूछा है उसने, ए पार्ट है इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव किस किस में है वो? -2, 1 में और 3, ∞ में। तो हेयर ए पार्ट, हेयर f' is positive f' is positive in which interval? f' is positive in, एक तो -2, 1 और यूनियन लगा दो, है ना, यूनियन एक इस इंटरवल को जोड़ना है और 3, ∞। याद रहे ये -2, -1 और ये 3 ये पॉइंट्स काउंट नहीं करने हैं आपको, है ना, क्योंकि इन पॉइंट पे तो वो क्या हो जाता है, इन पॉइंट पे तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। ठीक है, तो मैं यही पॉइंट काउंट करूंगा, -2, 1 यूनियन 3, ∞। so f(x) is increasing in -2, 1 यूनियन 3, ∞। ये तो हो गया पहले का आंसर। देखो सॉल्व करने के बाद फिर पूरा सब कुछ निकाल लिया, तो अब आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन
दो लाइंस के आंसर है फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए, है ना। एफ डैश एक्स इज नेगेटिव कब है, इन दो इंटरवल में नेगेटिव है, पहली और तीसरी, -∞ to -2 यूनियन, इस इंटरवल को इस इंटरवल से जोड़ना है ना, यूनियन 1,3। ठीक है, सो fx is decreasing in -∞, -2 यूनियन 1,3। तो ये इंटरवल तो आ गई आपकी इंक्रीजिंग का आंसर, और ये इंटरवल आ गई डिक्रीज। आपसे उसने इंटरवल ही तो पूछी थी कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, फाइंड इंटरवल्स जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। सबसे पहले रिवाइज कर दूं, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करना है। 0 के इक्वेट करने से पहले अगर वो बड़ा सारा पॉलिनोमियल बनता है, जैसे इसमें बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्यूबिक को, फिर 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा, और हर एक इंटरवल में से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा के अपने को एफ डैश एक्स में, ना कि एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में पुटअप करके देखना पड़ेगा। जहां जहां इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहां वहां एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जहां जहां इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है वहां वहां एफ एक्स डिक्रीजिंग। ठीक है, पहले पार्ट में सीधा सीधा इंटरवल गिवन था तो हमको 0 के इक्वेट नहीं करना था, बस इसमें एक पॉइंट उठा के चेक कर लो, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपका ओमिट नहीं हुआ है पोर्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमा के बाद फिर सेकंड पार्ट यही आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम से कनेक्टेड भी है। तो इस तरीके से हमने ये पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भाई। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, 3 क्वेश्चन पहले पार्ट में, 3 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, या आप स्नैपशॉट खींच के व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।